हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएसबी रेडियंट फ्यूचर पर। जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर आरपीएफ का नया बैच शुरू किया जा चुका है और मैथ और रीजनिंग की क्लासें अपने टाइम पर रोजाना अपडेट हो रही हैं। किन्हीं तकनीकी कारणों की वजह से और एक आवश्यक कार्य में व्यस्तता के चलते जीएस की क्लास आपकी 2 दिन अपलोड नहीं हो पाई। परसों इससे पहले दिन पहली क्लास हुई थी, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से वो क्लास बीच में कट गई। हालांकि उस क्लास का थोड़ा सा हिस्सा जो है एक शॉर्ट वीडियो के तौर पर चैनल पर अपडेट किया जा चुका है। तो उस दिन बात हमारी जहां अधूरी रह गई थी, आज हम वहीं से बात शुरू कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हमारे चैनल जीएसबी रेडियंट फ्यूचर पर हमने आरपीएफ का बैच शुरू कर दिया है। एकलव्य बैच शुरू हो चुका है और हर रोज इसकी क्लास आपको शाम को 7 बजे चैनल पर अपलोड मिल जाएगी। आज वही पहली क्लास होगी, जीएस की इंट्रोडक्शन क्लास। जीएस में हमने आपको बताया था कि 5 विषय शामिल हैं, 5 से 6 विषय शामिल हैं, जिसमें से पहली क्लास आपकी हिस्ट्री की हो रही है। हालांकि इस क्लास को हम पहली क्लास में शूट कर चुके हैं, लेकिन वो किन्हीं तकनीकी कारणों की वजह से क्लास बीच में कट गई थी। तो उसका थोड़ा सा जो बीच का शॉर्ट भाग था, हमने वो चैनल पर अपडेट करा दिया है और आज ये एक दूसरी क्लास है, लेकिन हम अपनी बात वहीं से शुरू करेंगे जहां हमने खत्म की थी। तो आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि हमने आपको बताया था कि हम आपको शुरू कराएंगे इतिहास विषय, और हमने सबसे पहले आपको ये बताया था कि इतिहास विषय जो है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप ये समझेंगे, देखिए साहब, हमारी जो योजना है वो किसी भी विषय में सिर्फ प्रश्न कराने की नहीं है। हमारी योजना है कि हम किसी भी विषय को पहले थ्योरेटिकल एक डीपली कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ें और फिर जितने भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएं। जैसे कि जो मेरी जो रणनीति है आपको पढ़ाने की, शुरुआत से जो मेरी रणनीति रही है वो ये है कि पहले जो विषय है वो मैं कॉन्सेप्चुअल लेता हूं। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट लेता हूं किसी भी विषय का, किसी भी सब्जेक्ट का, या उस सब्जेक्ट के किसी भी एक चैप्टर का, और उस कॉन्सेप्ट के बाद फिर मैं उसी चैप्टर पर आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर की सीरीज लगवाता हूं। तो इस क्लास में भी हमारा यही मेथड आगे रहने वाला है कि सबसे पहले हम आपको हर एक चैप्टर का कंसेप्ट देंगे और कंसेप्ट के बाद हम आपको उसी चैनल के क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है। तो हम ये मानकर चलें कि हमको जो है, हम ये मान लेते हैं कि हमको जो है इतिहास विषय पढ़ना है। तो जैसा कि देखा जाता है आमतौर पर कि लोगों ने या आधुनिक समय में जो इतिहास की शुरुआत है वो लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता से मान ली है, लेकिन मेरा ये दृष्टिकोण नहीं है। मैं ये सोचता हूं कि मैं किसी भी विषय को इतना डीपली विभाजित कर दूं कि फिर उसमें विभाजित करने योग्य बहुत कुछ न रहे। तो सबसे पहले हमने उस दिन आपको बताया था कि इतिहास विषय को हम 3 भागों में आमतौर पर बांट के पढ़ते हैं। एक आता है प्राचीन भारत का इतिहास, एक आता है प्राचीन भारत का इतिहास। ये मैं आपको आपके सामने विषय का एक इंट्रोडक्शन रख रहा हूं, जिससे कि हमको ये पता चले कि अंततः हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो इतिहास का जो पहला सेगमेंट है वो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास। जो दूसरा सेगमेंट है इसको हम कहते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसको हम कहते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। और जो थर्ड और सबसे आखिरी सेगमेंट है इसको हम जानते हैं आधुनिक कालीन भारत का इतिहास। आधुनिक कालीन भारत का इतिहास, आधुनिक कालीन भारत का इतिहास। यहां मैं साथियों को एक चीज से रूबरू करा दूं कि ये जो इतिहास विषय है इसका एक चौथा सेगमेंट भी माना जाता है, जिसका नाम है विश्व इतिहास। ये है विश्व इतिहास। यूरोप में पुनर्जागरण से शुरू होकर उधर द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध तक ये इतिहास जाता है।
कोल्ड वार पर जाकर इसकी समाप्ति होगी और इसकी जो शुरुआत है वो यूरोप में पुनर्जागरण के आंदोलन के साथ शुरू होती है। लेकिन चूंकि हमारे आरपीएफ के सिलेबस में इस विषय को कहीं से कहां तक शामिल नहीं किया जाना है, यानी कि हमारा सिलेबस में ये नहीं पूछा गया है, इसलिए हम इस सेगमेंट को नहीं उठाएंगे। हाँ, अगर बहुत जरूरत महसूस हुई या इसके 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो किसी भी परीक्षा में स्टैटिक के तौर पर पूछे जाते हैं, इसके 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो किसी भी परीक्षा में स्टैटिक के रूप में पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जैसे कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जैसे कि फ्रांस की क्रांति हुई, जैसे कि रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई, जैसे कि चीन में लाल क्रांति हुई, जैसे कि जापान पर अमेरिका का परमाणु हमला हुआ, जैसे कि जापान के द्वारा 1905 में रूस पर विजय पाई गई। ये वो टॉपिक हैं जो सिलेबस में पूछे तो नहीं गए, मगर किसी न किसी रूप में परीक्षा में स्टैटिक क्वेश्चन के तौर पर आते रहते हैं। तो इनको हम सबसे अंत में देखेंगे। पहले हमारा इंटेंशन ये होगा कि हम आपको ये समझा पाए कि इन सेगमेंटों में आपको क्या क्या पढ़ना है, इन सेगमेंटों में आपको क्या क्या देखना है। तो अब मैं सबसे पहले लेकर चलूंगा प्राचीन भारत का इतिहास। आज की क्लास में मैं आपको प्राचीन भारत के इतिहास का इतना विस्तार से डिवाइडेशन कर दूंगा कि सारी चीजें चैप्टर वाइज आपको समझ में आए, जिससे कि एक एक चैप्टर के साथ हम चल सकें। तो आगे हमारी जो रणनीति है वो क्या रहने वाली है वो आप ये समझ लें कि हमारा जो पहला पोर्शन है ये है प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे मैं ये बताना कि आज कोशिश करूंगा, और फिर उसके बाद में मध्यकालीन भारतीय इतिहास का विभाजन करूंगा, उसके बाद में आधुनिक कालीन भारत का विभाजन करूंगा, और उसके बाद क्लासेस आपकी मैं चैप्टर वाइज चैप्टर शुरू कर दूंगा। देखिए साहब, सबसे पहले भारतीय इतिहास के विषय में जो एक मिथ्या है वो लोगों के मन में ये भी है, इतना डिवाइडेशन बहुत है, नहीं इतना नहीं, इसको मैं ऐसा करता हूं, इतना बहुत है मेरे लिए। जो एक मिथ्या है या मैं ये कहूं कि विषय को लेकर एक थोड़ा सा जल्दबाजी है, वो ये है कि लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता से इतिहास की शुरुआत मान ली। आमतौर पर प्राचीन भारत के इतिहास में जो शुरुआत कराई जाती है ये कराई जाती है सिंधु घाटी की सभ्यता से, मगर मैं अपने छात्र छात्राओं के साथ ऐसा नहीं करता। मेरा मानना यह है कि मैं इतिहास की जो शुरुआत करूंगा, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा इतिहास का अर्थ या महत्व। मैं सबसे पहले ये समझाऊंगा इतिहास का अर्थ या महत्व, जैसे कि इतिहास क्या है, किस भाषा के शब्द से बना है, इतिहास सबसे पहले किसने लिखा, इतिहास को इतिहास क्यों कहा जाता है, इसका अर्थ क्या है, इसके पिता हेरोडोटस हैं तो उनको इतिहास का पिता क्यों कहा जाता है, इतिहास का अध्ययन हमारे लिए क्यों जरूरी है, इतिहास हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी है, इतिहास का अन्य सामाजिक विज्ञानों से क्या संबंध है, ये सारी बातें मैं आपको इस चैप्टर में क्लियर करूंगा। इसके बाद जो मैं अगला चैप्टर लूंगा वो मैं लूंगा इतिहास के स्रोत या साधन, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इसमें मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा, मैं एक कोशिश करूंगा ये बताने की कि हमारे सामने जो इतिहास है क्या वो सच्चा है, हमारे सामने जो इतिहास है क्या वो इतिहास ऐतिहासिकता की जो कसौटियां हैं उन पर खरा उतरता है, हमारे सामने जो इतिहास है हमें कैसे पता चला, हमें इतिहास के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त हुई। तो जब मैं आपको इतिहास के स्रोत या साधन या सोर्स ऑफ हिस्ट्री पढ़ा रहा हूंगा तो मैं इनको 3 भागों में बांट दूंगा, और बल्कि 4 भागों में बांट दूंगा। तो इसमें मैं आपको पुरातात्विक साधन भी समझाऊंगा कि पुरातात्विक साधन जो हैं ये कौन कौन से हैं और इनके द्वारा हमें क्या क्या प्राप्त हुआ। जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता है, पूरी पुरातात्विक साधनों पर बेस्ड है, इसके कई सारे बड़े नगर हैं उनके बारे में मैं अभी आगे विस्तार से समझाने वाला हूं। उसके बाद मैं साहित्यिक साक्ष्यों की भी बात करूंगा कि हमारे इतिहासकारों ने कौन कौन से ऐसे साहित्यिक साक्ष्य छोड़े हैं जिनके द्वारा हमारे वर्तमान इतिहास का जन्म हुआ है। जब मैं आपको साहित्यिक साक्ष्य पढ़ा रहा होऊंगा तो मैं इनको भी कई भागों में बांट दूंगा, इनको भी मैं कई भागों में बांट दूंगा। जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको चीनी साक्ष्य क्या थे, चीनी साक्ष्य, फिर मैं आपको बताऊंगा कि चीनी साक्ष्य के अलावा इसमें यूनानी लेखकों का क्या इसमें योगदान था। यूनानी ग्रंथों में हमारा जैसे कि इंडिका भारतीय ग्रंथ है मगर इसको लिखने वाले लोग जो हैं वो बाहर से आए हुए थे। मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि यिन टू नामक किताब में
भारत के विषय में क्या बात की गई है, मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि अल-बरूनी यानी कि अरब इतिहास में हमारा क्या योगदान है। फिर मैं इस इतिहास को एक और डिवाइडेशन कर दूंगा, वो मैं इसको एक तरफ बांटूंगा ऐतिहासिक ग्रंथों में, ऐतिहासिक साक्ष्यों में, और एक तरफ में बांट दूंगा धार्मिक साहित्य में। ये मैं अभी आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं इसका सिर्फ डिवाइडेशन करके ही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हम कितना डीपली चलने वाले हैं। यदि आप मेरी क्लासेस को रेगुलर अटेंड कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इन क्लासेस को करने के बाद आपको कहीं और किसी शिक्षक पर, किसी और प्लेटफॉर्म पर, किसी अन्य पुस्तक पर निर्भर रहने की कोई निर्भरता रह जाएगी। फिर मैं ऐतिहासिक साक्ष्यों में कई सारे ग्रंथों के बारे में बताऊंगा। मैं यहाँ पर अर्थशास्त्र की बात करूंगा जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। मैं यहाँ पर इंडिका की बात करूंगा जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। मैं यहाँ पर अन्य कई सारे, मैं मेघदूतम की बात करूंगा। मैं इन सारे ग्रंथों के बारे में आपको बताने का प्रयास करूंगा कि जो ऐतिहासिक ग्रंथ थे वो कौन कौन से ग्रंथ हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके बाद हम ऐतिहासिक साक्ष्यों को ढालेंगे, इसमें हम वेदों की बात करेंगे, इसमें हम उपनिषद की बात करेंगे। फिर आगे चल के हम तुम्हें बताएंगे कि ये पुराणों की बात करेंगे कि 18 पुराण जो हैं ये किस किस विषय में हमें जानकारी देते हैं। इसके बाद में हम छंदों की बात करेंगे, इसके बाद में हम सूत्र की बात करेंगे, इसके बाद में हम कल्प की बात करेंगे। ये जो सारे साक्ष्य होंगे हमारे पास, ये होंगे ऐतिहासिक ग्रंथ, ये होंगे ये होंगे धार्मिक ग्रंथ, ये होंगे ऐतिहासिक ग्रंथ। इसमें अभी हम और सारी ग्रंथ जोड़ देंगे। अभी आप दक्षिण भारत में संगम काल के कुछ ग्रंथों को इसमें जोड़ दिया जाएगा। तो हम हर एक ग्रंथ के बाद कड़ी से कड़ी मिलाकर देखेंगे कि कौन कौन से ग्रंथ हमारे इतिहास के विषय में हमें किस प्रकार की जानकारी दे रहे हैं, कैसी जानकारी दे रहे हैं, और उनकी जानकारी कितनी सच्ची है। क्योंकि कई बार कई सारे प्राचीन ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, कुछ विदेशी यात्रियों के भी ग्रंथ हैं जो कि कल्पनाओं से भरे हुए हैं, तो हम यहाँ उनकी भी बात करेंगे। उसके बाद जब मैं साधन पढ़ा रहा हूंगा तो मैं पहला डिवाइडेशन कर चुका हूंगा पुरातात्विक साक्ष्यों में, दूसरा करूंगा मैं साहित्यिक साक्ष्यों में, और तीसरा जो विभाजन मैं करूंगा वो मैं कर दूंगा यहाँ पर विदेशी यात्रियों का विवरण। मैं आपको विदेशी यात्रियों के विषय में भी बताऊंगा कि भारतीय इतिहास के विषय में विदेशी यात्रियों ने क्या कहा। जैसे कि एक लेखक हुआ जिसका नाम था मेगास्थनीज, जिसने किताब लिखी इंडिका। वो अपनी किताब में भारतीयों के बारे में लिख रहा है कि भारतीयों को लिखना नहीं आता। वो भारत के बारे में एक समिति के माध्यम से शासन चलाए जाने की जानकारी देता है। जैसे कि एक लेखक है अल-बरूनी। अल-बरूनी अपनी किताब में, किताब का नाम था किताबुल हिंद। अल-बरूनी की जो किताब है, किताब का नाम है किताबुल हिंद। उसमें वो भारत के इतिहास का तुलना यूरोप के इतिहास से कर रहा है। मध्य का जो मध्य एशिया है वहां के इतिहास से विभाजन तुलना कर रहा है। एक और लेखक हुआ टेवर्नियर, एक और लेखक हुआ अब्दुल रज्जाक, एक और लेखक हुआ इब्न बतूता जो मोरक्को से आया था, जिसे दिल्ली का काजी बनाया मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो चीन में हिंदुस्तान के राजदूत की तरफ से गया। मैं इन सबके ग्रंथों की बात करूंगा। इन सबके ग्रंथों में भारत को लेकर कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है, इनके ग्रंथों के नाम क्या हैं। जब मैं आपको विदेशी यात्रियों की किताब बताऊंगा या विदेशी यात्रियों का वो समझाऊंगा कि विदेशी यात्रियों ने क्या क्या हमारे भारत के बारे में लिखा है, तब मैं इसको भी कई भागों में बांट दूंगा। सबसे पहले मैं देखूंगा यूनानी लेखक हमारे विषय में क्या लिख कर गए हैं, यूनानी लेखकों ने भारत के विषय में क्या क्या जानकारी दी है। फिर मैं आपको बताऊंगा चीनी यात्रियों के बारे में कि हुएनसांग कौन था, कब आया, कौन से विश्वविद्यालय में भारत के में उसने अध्ययन किया, अध्यापन भी किया, कौन सी बौद्ध संगीति में वो उपस्थित रहा, हर्ष ने उसको कौन सी उपाधि दी, उसने हर्ष को कौन सी उपाधि दी। ये जो वर्धन काल की जानकारी जो है हमें ये चीनी ग्रंथों से बहुत ज्यादा मिलती है। और हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा गया था। कौन कौन से ग्रंथ इसने लिखे, भारत में क्यों आया, किसने भेजा, किस रास्ते से आया, ये सारी चीजें मैं इसमें क्लियर करूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अरब यात्रियों के बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा तिब्बती यात्रियों के बारे में,
तारानाथ कौन थे? तिब्बती यात्रियों में कौन कौन सा ग्रंथ लिखा तारानाथ ने? बौद्धनाथ कौन थे? भारत के इतिहास के विषय में क्या जानकारी दे रहे हैं? ये सारी बातें मैं यहाँ समझाऊंगा। तो हमारे पास यूनानी होंगे, चीनी होंगे, अरब होंगे, तिब्बती होंगे। इतने सारे जब साक्ष्य होंगे तब मैं समझता हूं कि हम एक बारीक सोच का निर्माण कर पाएंगे कि भारतीय इतिहास के साधन इनमें से क्या क्या रहे होंगे। फिर जब ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इतिहास के साधन वाला, ये वाला, फिर हम इसके तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम होगा पाषाण काल। जिसका नाम होगा पाषाण काल। अब देखिए साहब, पाषाण काल एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, और मैं आपकी जानकारी के लिए ये क्लियर कर दूं कि यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक यही है। लेकिन चूंकि यूपीएससी के पेपर का एक लेवल होता है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि सिर्फ यूपीएससी से ही ताल्लुक नहीं है, स्टेट के सारे एग्जाम में या अन्य आरपीएफ टाइप के हमारे एग्जाम में भी हमारे पाषाण काल में से प्रश्न आएगा। तो जब मैं आपको पाषाण काल पढ़ा रहा हूंगा, तो मैं पाषाण काल का विभाजन भी 3 भागों में कर दूंगा। सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा पूरा पाषाण काल। सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा पूरा पाषाण काल, फिर मैं आपको बताऊंगा मध्य पाषाण काल। ये बहुत विस्तार, अभी तो बस मैं एक रूपरेखा बना रहा हूं, एक विभाजन प्रस्तुत कर रहा हूं। ये सब कुछ हम बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगा नव पाषाण काल। इसको मैं 3 भागों में बांट दूंगा। इससे बांटने से हमें एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी वो ये बनेगी कि इन तीनों कालों के विषय में, ये तीनों जो ऐतिहासिक कालखंड हैं, इनके विषय में ऐसे कौन कौन से हालात बने कि यहाँ पर कौन कौन से समय में ये काल चेंज हुए, कहाँ जलवायु परिवर्तन आया, कहाँ मनुष्य के जीवन के रहन सहन में अंतर आया, कहाँ मनुष्य की स्थायी प्रवृत्तियां विकसित हुई, कहाँ मनुष्य अस्थायी बना रहा। ये सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो जब हम पुरापाषाण काल पढ़ रहे होंगे, देखिए साहब, इन तीनों में ये जो है ये वाला, ये सबसे ज्यादा विस्तृत कालखंड है। सबसे ज्यादा 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक ये है, 50,000 से 40,000 तक ये है, और 40,000 से 10,000 तक ये बढ़ेगा। तो इसके इन तीनों कालखंडों में ये सबसे ज्यादा चूंकि विस्तृत है, तो हम सुविधा के लिए इसको भी 3 भागों में बांट देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि जब हम किसी चीज को पढ़ने बैठे हैं, तो एक ही बार में उसके बारे में जो कुछ भी हमारे पास जानकारी है सारी एक ही बार में पढ़ लिया जाए। तो इसको पहले जब मैं 3 भागों में बांटूंगा, तो सबसे पहले हम इसको आपको पढ़ाएंगे इसमें निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल। फिर हम आपको इसमें पढ़ाएंगे मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण काल। और फिर हम इसमें आपको पढ़ाएंगे उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल। इससे एक फायदा हमें क्या होगा? इससे हमें एक फायदा यह होगा कि पाषाण काल, देखिए ये सब ये होता है स्टोन एज, यानी पत्थरों का काल, यानी पत्थरों का वक्त, यानी कि मानव इतिहास का वह कालखंड जिसमें मनुष्य पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, पत्थर की वस्तुओं का प्रयोग करता था, उसके पास पत्थर की जो धातुओं के औजार हैं, यंत्र हैं, हथियार हैं, उन्हीं से इसके विषय में जानकारी मिली है। क्योंकि 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक ये समय बहुत हो जाता है, तो इसको हम और विस्तार से बांट देंगे। कौन कौन से जलवायु में परिवर्तन हुए, जिसके आधार पर इतिहासकारों ने इसको 3 भागों में बांटा। फिर हम आपको मध्य पाषाण काल के बारे में बताएंगे, फिर हम नव पाषाण काल के बारे में बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि मनुष्य ने इन तीनों में से खेती कहाँ करनी शुरू की, यहाँ हम ये बताएंगे कि मनुष्य ने पशुपालन कहाँ करना शुरू किया, यहाँ फिर हम ये बताएंगे मनुष्य ने आग का आविष्कार कहाँ किया, यहाँ। तो ये सारी चीजें जो है हम विस्तार से एक एक करके बताते चलेंगे। जब हमारा पाषाण काल हो जाएगा, तब हम अगला आपके लिए उठाने वाले हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी की सभ्यता ये आमतौर पे पहला चैप्टर मान लिया जाता है इतिहास का, यहां से प्रारंभ आमतौर पे मान लिया जाता है। लेकिन हमने तो इससे पहले काफी कुछ देख लिया है, 6, 7, 8, 10 क्लास तो हमें उसी को कंप्लीट करने में निकल जाएंगी। लेकिन आप परेशान ना हो, हम चाहे हमें एक दिन में आपको 2 से 3 क्लासेस प्रोवाइड करानी पड़े, हम आपका एग्जाम से पहले पहले सिलेबस पूरा कराने की प्रतिबद्धता लिए हुए हैं। तो जब हम आपको सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ा रहे होंगे, तो इसके बारे में हम आपको काफी कुछ विस्तार से बताएंगे। जैसे कि हम इसकी आकृति बताएंगे, त्रिशूलाकार त्रिभुजाकार
होगी। हम इसका सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी बिंदु पढ़ाएंगे। हम आपको मांडा पढ़ाएंगे, दैमाबाद, और हम इधर आपको ये पढ़ाएंगे क्या कहते हैं, सुतकांगे डोर। हम इधर से आपको पढ़ाएंगे आलमगीरपुर। तो ये सारी चीजें बताएंगे हम आपको बताएंगे कि ये 22 लाख किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता है। हम आपको ये बताएंगे कि इसे भारत में पहली नगरीय क्रांति कहा गया। हम ये भी बताएंगे कि ये भारत में पहली नगरीय क्रांति थी, और इसे नगरीय क्रांति क्यों कहा गया। हम बताएंगे कि ये ग्रामीण सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता थी। इसके जितने बड़े शहर प्राप्त हुए हैं, जैसे कि अफगानिस्तान में केवल 2 शहर प्राप्त हुए हैं, पाकिस्तान में कई सारे प्राप्त हुए हैं, और भारत में तो इस सभ्यता का विस्तार फैला हुआ है। तो हम वहां ये क्लियर कर देंगे, जिसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट शहर हैं। पहले मैं उन्हीं की बात मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा। इसमें मोहनजोदड़ो के बारे में हम आपको बताएंगे। मोहनजोदड़ो जो है, इसका बहुत महत्वपूर्ण एक स्थल है। इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। दूसरे नंबर पर फिर हम आपको इसके हड़प्पा के विषय में बताएंगे। फिर हम उठा लेंगे लोथल। लोथल भी बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह नगर है, जो गुजरात में भोगवा नदी के तट पर पाया गया है। आर एस बिष्ट ने इसकी खोज की थी। फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें कालीबंगा के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद में हम इधर चले जाएंगे, राखीगढ़ी की तरफ चले जाएंगे, राखीगढ़ी के बारे में बात करेंगे। और उसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में कौन कौन से स्थल हैं, दक्षिण भारत में इसके कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं, यूपी में ये कहां से कहां तक, जैसा कि हम आपको बताएंगे कि यदि हम इसको भारत मान लेते हैं, यदि हम इतने पोर्शन को भारत मान लेते हैं, तो हम जो है ये आपको बताएंगे कि इस सभ्यता का जो विस्तार था वो यहीं तक फैला हुआ था। बस यहां से ऐसे करके ये सभ्यता फैली होगी। इसके क्रम के बारे में बताएंगे, इसके चारों अनुक्रम के बारे में हम आपको बताएंगे। उसके बाद जब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाएगी, तो फिर हम आगे अगले चैप्टर की, तो हमारा जो चैप्टर है वो कौन सा, चौथा। फिर अगला चैप्टर जो हम शुरू करेंगे आपके लिए, वो हम आपको देंगे वैदिक काल। वो हम आपको देने वाले हैं फिर वैदिक काल। अब चूंकि वैदिक काल एक ऐतिहासिक काल है, इसे श्रुति साहित्य का काल कहा जाता है, इसे धार्मिक काल कहा जाता है, इसे ब्राह्मण काल कहा जाता है, इसी को धार्मिक साहित्यों के निर्माण का काल कहा जाता है। तो इसको हम आपकी सुविधा के लिए 2 भागों में बांट देंगे। इसको हम आपकी सुविधा के लिए जो जो हमारे पास ऐतिहासिक साक्ष्य हमारे इतिहासकारों को मिले हैं, उनके आधार पर, जो औजार वहां यूज होते थे उनके आधार पर, जो संरचनाएं हमको प्राप्त हुई हैं उनके आधार पर, ग्रंथों में जो हमें साक्ष्य मिल रहे हैं उनके आधार पर, हम इसको 2 भागों में बांटेंगे। सबसे पहला हम बांटेंगे आपको ऋग्वैदिक काल। हम आपको बताएंगे कि जो ऋग्वैदिक काल है ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक चलेगा। और फिर हम दूसरा आपको बताएंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, इसके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे कि इस कालखंड में कौन कौन से धर्म ग्रंथों का निर्माण हुआ। इस कालखंड में ये जो है ये 1000 से 600 ईसा पूर्व तक चलेगा। फिर इसके बारे में बहुत विस्तार से बात करेंगे। अभी तो हम आपको बताएंगे कि इस कालखंड में केवल एक धर्म ग्रंथ का निर्माण हुआ था, जिसका नाम ऋग्वेद रहा। केवल एक धर्म ग्रंथ का, और इसमें काफी सारे धर्म ग्रंथ आगे बढ़े। लोहे की खोज हुई। यहाँ का जो एक कबीले का शासक था, अब वो एक बहुत बड़े जनपद का शासक बन जाएगा। कई सारे महाजनपदों का इसी कालखंड में उदय होना शुरू हो जाएगा। हम आपको बताएंगे दक्षिण भारत में कितने का महाजनपद थे, उत्तर भारत में कौन कौन से महाजनपद थे। हम आपको 16 महाजनपदों के विषय में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि महाजनपदों की जानकारी कौन कौन से धर्म ग्रंथ से मिलती है। तो इसमें हम एक बौद्ध धर्म ग्रंथ का नाम लेंगे, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय। ये सारी चीजें वहां चल के आप बहुत विस्तार से देखने वाले हैं, और मैं समझता हूं कि इतना विस्तार और इतना डीपली आपको और कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। और इतना डीपली अगर मिल गया तो फिर मैं समझता हूं कि परीक्षा में कोई भी प्रश्न रह जाए, इस बात की संभावना थोड़ा कम रह जाएगी। हम आपको बताएंगे कि ये जो 16 महाजनपद हैं, इनकी जानकारी जो हमें मिलती है, बौद्ध धर्म ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय इसमें मिलती है। एक जैन धर्म ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें मिलती है। और एक किताब है व्याकरण की, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, इसके लेखक पाणिनि थे। इसमें हमें 22 महाजनपदों की जानकारी मिलेगी। तो हम आपको बताएंगे कि इसमें 22 जनपद की जानकारी क्यों मिली, इसमें 16 महाजनपदों की जानकारी क्यों मिली, हम ये भी आपको बताएंगे। उसके बाद जब हमारा उत्तर वैदिक काल खत्म हो जाएगा, तो फिर हम अगला चैप्टर आपको बताएंगे। इससे पहला चैप्टर जो है कौन सा है, 5वां।
तो अगला हम आपको बताएंगे फिर 16 महाजनपदों का उदय। 16 महाजनपदों का उदय। 16 महाजनपदों का उदय, इसको दूसरी नगरीय क्रांति भी कहेंगे। इसके बाद ही दूसरी नगरीय क्रांति हो जाएगी। तो हम आपको भारत में कहां कहां हमारे पास महाजनपद प्राप्त हुए हैं, महाजनपदों का निर्माण कैसे हुआ, कहां हुआ या क्यों हुआ, क्या ये वक्त का तकाजा था कि महाजनपदों का निर्माण होना था, कैसे ऋग्वैदिक काल का एक छोटे से कबीले का जो राजा है वो लोहे का आविष्कार होते ही एक बड़े महाजनपद का मालिक बन गया। ये सारी चीजें आपको मैं इस चैप्टर में समझा दूंगा और करीब करीब इसमें हम 16 महाजनपदों पर जिक्र करेंगे। 16 महाजनपदों की राजधानियां कौन कौन सी हैं, इनका विस्तार कहां पर है, वर्तमान में किस जगह पर है, दक्षिण भारत में मात्र एक महाजनपद है, भारत में उत्तर भारत में कितने हैं, पाकिस्तान की सीमा रेखा से छूटते हुए कितने हैं, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पता पड़ जाएंगी। इसके बाद हम चले जाएंगे सीधे अगले पर और फिर हम आपको शुरू करेंगे सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। नहीं, सामाजिक नहीं, अभी ये धार्मिक ही होगा, क्योंकि सामाजिक सुधार आंदोलन जो है ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर होगा। तो यहाँ पे हम जो है सामाजिक तो नहीं कहेंगे, हाँ हम इतना जरूर कहेंगे धार्मिक सुधार आंदोलन, धार्मिक एवं बौद्धिक सुधार आंदोलन। हम आपको धार्मिक सुधार आंदोलन फिर अगला बताएंगे। इसमें क्या होगा, इसमें कई सारे वैदिक धर्म से हटकर, वैदिक कालीन जो धर्म था उससे हटकर अब कुछ नए धर्म शुरू हो जाएंगे। तो इसमें हम आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें होंगी उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे बौद्ध धर्म। ये बहुत विस्तार से कंप्लीट किया जाएगा कि महात्मा बुद्ध के जन्म मृत्यु से लेकर उनके महापरिनिर्वाण से लेकर उनके व्यक्तिगत जीवन परिचय से लेकर उनके द्वारा जो बौद्ध धर्म शुरू किया गया, उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, हम आपको इन क्लासेस के दौरान, मैं ये दावे के साथ तो नहीं कहूंगा लेकिन हाँ मैं एक विश्वास के साथ कह रहा हूं कि YouTube के इतिहास में बहुत कमी के साथ ऐसा देखा गया है कि ये भी पढ़ाया जाए कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान के रूप में क्या प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध जो एक लंबे अंतराल तक तपस्या में बैठे रहे और उसके बाद जो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, हम आपको ये भी बताएंगे कि वो ज्ञान क्या प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ। ये सारी चीजें आपको बहुत विस्तार से समझाई जाने वाली हैं। कौन सी नदी पर ज्ञान प्राप्त हुआ, कहाँ प्राप्त हुआ, उनके परिवार में, उनके बच्चों के, उनकी वाइफ के बारे में, उनके द्वारा शुरू किया गया बौद्ध धर्म, उसके ग्रंथ, उसकी जो संरचना है, ये सारी हम समझा देंगे। उसके बाद में फिर हम आपको शुरू कराएंगे जैन धर्म, महावीर स्वामी वाला। ये है महात्मा बुद्ध वाला, सिद्धार्थ वाला, महात्मा बुद्ध वाला। और ये जो होगा ये होगा महावीर स्वामी, महावीर जैन जी के बारे में, महावीर जैन स्वामी जी के बारे में होगा। फिर हम आपको अगला बताएंगे शैव धर्म, शैव धर्म के बारे में। और अगला बताएंगे हम आपको वैष्णव धर्म के बारे में। काफी सारा विस्तार से हमारे पास ये इसका मटेरियल जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। और मैं ये समझता हूं कि इतना करने के बाद में हमारे पास काफी कुछ हो गया होगा। अभी तो ये मेरा आधा विभाजन भी नहीं हुआ है। मैं आज इस विषय को पूरा एकदम डिस्क्रिप्टिव आपको समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर देता हूं और आपको आज ही से इसकी क्लासेस जो है मिलना शुरू हो जाएंगी। तो जब हम धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ लेंगे फिर हम अगला आपको बताएंगे भारत पर विदेशी आक्रमण। फिर हम अगला, और ये हम एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं। ये हमारी टीम ने एक बहुत लंबे समय के बाद विदेशी आक्रमण, हमारी टीम ने एक बहुत लंबे समय के बाद अपना होमवर्क करके आपके सामने एक योजना प्रस्तुत की है जिसमें हम इतना सिस्टमेटिक प्लान के साथ चल रहे हैं। तो ये जो विदेशी आक्रमण होंगे इसमें हम आपको पढ़ाएंगे दो तीन जगह के हम आपको आक्रमण पढ़वाएंगे। सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे ईरानी आक्रमण। ये डेमेट्रियस कौन था, पहला आक्रमण कहाँ किया, इसने आक्रमण क्यों किया। डेमेट्रियस के बाद में हम आपको बताएंगे यूनानी आक्रमण, कि यूनानी आक्रमण क्यों हुए, सिकंदर कौन था, कहां से आया, कहां तक आया, कब गया, क्यों गया, सारी चीजें आपको यूनानी आक्रमण के बाद में पता चल जाएंगी। और जब इतना हो जाएगा फिर शुरू होगा भारतीय इतिहास का एक अखंड विशाल साम्राज्य जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य, हम इसकी पूरी वंशावली के साथ सारे शासकों के बारे में बताएंगे। सबसे ज्यादा जो जोर दिया जाएगा वो दिया जाएगा अशोक पर, क्योंकि अशोक जो है ये मौर्य साम्राज्य का
एक बेहद महान और अनुभवी शासक हुआ। ये अशोक के बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे अशोक ने अपने भेरी घोष को धम्म घोष में बदला, भेरी घोष को धम्म घोष में बदला, और यही निर्णय उसका भारत में मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बन गया, धम्म घोष। हम फिर बताएंगे कि अशोक ने कौन कौन से शिलालेख बनवाए। हम बताएंगे कि अशोक ने अपनी पुत्री को कहां भेजा, अपने पुत्र को कहां भेजा, अशोक के किस प्रकार से सल्तनत, हम सब बताएंगे अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके कैसे सिंहासन पर बैठा। हम बताएंगे कि कलिंग के युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तन क्यों हुआ। ये सारी चीजें आपको बहुत विस्तार से समझाई जाएंगी। इसके अभिलेखों का जिक्र करेंगे, कौन कौन से अभिलेख में इसके नाम प्राप्त होते हैं। जैसे कि भारतीय इतिहास में अशोक को अशोक के नाम से जाना जाता है, लेकिन हमारे इतिहासकारों ने इसके कई नामों की चर्चा की है। हमारे इतिहासकारों ने जैसे कि देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शिनी, उज्जैन, करमोली, चंड प्रभोता, अशोक, जो अशोक सम्राट है इसको उपाधियों के साथ इस नाम से जाना गया, देवनाम प्रिय, देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शिनी, उज्जैन, करमोली, चंड प्रभोता, अशोक। इतने सारे इसके जो हैं टाइटल के साथ इसका एक नाम इतिहासकारों को प्राप्त होता है। इसके अभिलेख कहां कहां से प्राप्त हुए, कौन कौन से प्राप्त हुए, किस अभिलेख से कौन सी जानकारी मिलती है, अभिलेखों के विषय में इसने क्या कहा, अभिलेखों में इसकी जो छवि है वो कैसी है, कैसे इसने उज्जैन के विद्रोह को दबाया, कलिंग के युद्ध के बाद इसका कैसा हृदय परिवर्तन हुआ। ये सारी चीजें हम देखना शुरू करेंगे। और जब हम मौर्य साम्राज्य कंप्लीट हो जाएगा फिर हम आगे बढ़ जाएंगे मौर्योत्तर काल के लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे मौर्योत्तर काल के लिए। ये मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर स्थापित होने वाला एक काल होगा, जो मौर्योत्तर काल होगा ये मौर्य साम्राज्य के अवशेषों पर स्थापित होने वाला एक काल होगा। और इसमें हम आपको पढ़ाएंगे शुंग वंश के बारे में, शुंग वंश के बारे में पढ़ाएंगे। फिर हम आपको बताएंगे शकों के बारे में, फिर हम आपको बताएंगे पल्लवों के बारे में, फिर हम आपको पढ़ाएंगे कुषाणों के बारे में। कुषाणों में जो कनिष्क होगा उसको तो सबसे ज्यादा विस्तार से समझाया जाएगा। हम आपको बताएंगे कि शकों की कितनी शाखाएं थी, ये शक कहां से आए, इनकी यूची शाखा जो थी वो कहां से आई, भारत में ये शक किस जगह पर आकर रुके। फिर हम दक्षिण भारत के पल्लव शासकों की बात करेंगे, इनके द्वारा बनाए गए सारे हम मंदिरों पर प्रकाश डालेंगे, इनकी वंशावलियां जानेंगे। फिर हम चले जाएंगे कुषाणों की तरफ। अब ये कुषाणों का जो चैप्टर होगा ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कनिष्क जैसा साम्राज्य है जिसने अपना एक संवत तक चलाया, और सबसे पहले महात्मा बुद्ध का जो नाम है वो मूर्ति है वो इस काल में बनाई गई, सबसे ज्यादा इसी के सिक्कों पर महात्मा बुद्ध का नाम प्राप्त होता है। तो हम इन सारी चीजों को भी देखते हुए चलेंगे। और जैसे ही हमारा मौर्य काल कंप्लीट हो जाएगा फिर हम चल देंगे अपने अगले चैप्टर की ओर, जो होगा हमारा सबसे इनसे ज्यादा महत्वपूर्ण। अगला नंबर क्या है हमारा? 10। फिर हम अगले पर चलेंगे और ये होगा प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, गुप्त काल। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, गुप्त काल। गुप्त काल के बारे में तो हमारे पास जानने के लिए बहुत कुछ है। इतिहासकारों ने गुप्त काल के विषय में एक लंबा इतिहास तैयार कर रखा है, बना के रखा हुआ बहुत सारा इतिहास हमारे पास अवेलेबल है। हम आपको बताएंगे कि श्रीगुप्त ने कैसे इसकी स्थापना की, हम आपको बताएंगे कि चंद्रगुप्त प्रथम इसके बाद बना तो क्या क्या इसने काम किए, कौन कौन सी उपाधि की, सबसे पहले चांदी के सिक्के ढालने वाला चलाने वाला व्यक्ति कौन था। हम आपको यह भी बताएंगे कि चंद्रगुप्त के बाद एक और व्यक्ति हुआ रामगुप्त, मगर इसकी कायरता के कारण इतिहासकारों ने इसे गुप्त साम्राज्य की वंशावली से निकाल दिया। हम आपको बताएंगे कैसे हुड़ आक्रमण के दौरान इसने अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शत्रु खेमे में भेजने के लिए तैयार हो गया। और हम आपको बताएंगे कि इसी कायरतापूर्ण कार्य के लिए इतिहासकार इसके इतिहास को नकार देते हैं, इसको इतिहास में जगह ही नहीं देते। फिर हम आपको अगले व्यक्ति के विषय में बताएंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में बताएंगे। फिर थोड़ा बहुत समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। मतलब आगे बहुत विस्तार से हम जानने वाले हैं। मतलब इतना कुछ हमारे पास गुप्त काल में है कि कैसे इसको प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, कि कैसे इसके बारे में हमारे पास इतिहास के कौन कौन से ग्रंथ मौजूद हैं, किन किन लेखकों ने, कवियों ने गुप्त काल के विषय में हमारे पास बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां छोड़ी हुई हैं। इनमें से कौन से शासक ने कौन कौन, जैसे कि समुद्रगुप्त के विषय में तो विस्तार से ही समझेंगे,
कौन कौन से अभिलेख हैं जो समुद्रगुप्त के विषय में हमें जानकारी दे रहे हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की। हम स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो ये जो सारी टाइटल्स होंगे, इन सारे वंशावलियां जो हैं इनकी, इनके बारे में जब सब कुछ, और यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। गुप्त काल